फिल्म की शुरुआत एक बैठक से होती है जहां एक सैन्य अधिकारी बताता है कि कई सैनिकों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोई युद्ध नहीं है, इसलिए वे बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। इसे हल करने के लिए उन्होंने ह्यूमन हाइबरनेशन प्रोजेक्ट नामक एक परियोजना का प्रस्ताव रखा, जहां सैनिकों को एक शयन कक्ष में डाल दिया जाएगा और फ्रीज कर दिया जाएगा। उम्र बढ़ने से रोकने के लिए तापमान को नियंत्रित किया जाएगा, लेकिन इसे कार्यान्वित करने के लिए उन्हें इस विचार का पूर्ण परीक्षण करने वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। जो बाउल्स नाम के एक सैनिक को सेना में सबसे कम कुशल व्यक्ति दिखाया गया है, जिसमें बुद्धिमत्ता की कमी है। चूंकि वह जिस पुस्तकालय में काम करता है वहाँ कोई नहीं जाता, इसलिए वो खुद को काफी बेकार महसूस करता है। उसका कमांडिंग ऑफिसर आता है और उसे लाइब्रेरी की नौकरी छोड़कर अपने साथ चलने के लिए कहता है, जो इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः कुछ आग्रह के बाद अधिकारी के साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। सैन्य उच्च अधिकारी अपने रैंकों में जो के लिए एक समान रूप से सामान्य समकक्ष खोजने के लिए बेताब हैं, रीता को भर्ती करने का विकल्प चुनते हैं, जो एक अनुभवी और सांसारिक रूप से बुद्धिमान महिला है, जिसका वेश्या के रूप में पिछला पेशा उसे पारंपरिक सेना कर्मियों से अलग करता है। जैसे ही वह घबराकर शयन कक्ष के बंद दायरे में कदम रखती है, उसकी घबराहट स्पष्ट होती है, जो हमेशा आश्वस्त करने वाली उपस्थिति उसके डर को दूर करने के लिए सांत्वना के शब्द पेश करती है, उसे याद दिलाती है कि वे दोनों एक साथ हैं। अपने मिशन पर गोपनीयता का आवरण ओढ़े हुए दोनों एक अनिश्चित यात्रा पर निकलने की तैयारी करते हैं, उन अजीबोगरीब रोमांचों और चुनौतियों से अनजान जो उनके जमे हुए अभयारण्य की दीवारों के बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे कथानक सामने आता है, मिशन के प्रमुख को एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है, जो जुआ और वेश्यावृत्ति की गंदी दुनिया में शामिल होने के निंदनीय आरोपों में उलझा हुआ है। नतीजतन एक समय की जीवंत और मेहनती सेना इकाई को न्याय की चक्करदार क्रेनों द्वारा व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया है और इसके पीछे एक बेहद खामोश और परित्यक्त परिदृश्य छोड़ दिया गया है। इस बीच जो और रीटा अनजाने में घटनाओं के जाल में फंस गए, अब भूले हुए सोने के कक्षों की सीमाओं में फंसे रहते हैं, समय के ज्वार में खो जाते हैं क्योंकि उनके आसपास की दुनिया आगे बढ़ती है। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदल जाते हैं, फिर भी गुप्त परियोजना की यादें विस्मृति में बदल जाती हैं, इतिहास के धूल भरे कोनों में खो जाती हैं। एक समय समृद्ध स्थान जहां मिशन स्थित था, अब एक भूला हुआ अवशेष बन गया है, जो नौकरशाही कागजी कार्रवाई की परतों और सार्वजनिक चेतना की बदलती रेत के नीचे दब गया है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, सुप्त कक्ष अबाधित पड़े हैं, उनके निवासी कालहीन नींद में जमे हुए हैं, उनका महत्व धीरे धीरे दूर की स्मृति के रूप में मिट रहा है। फिल्म एक तीखा मोड़ लेती है, जो दर्शकों को वैज्ञानिक समुदाय की हलचल और नवीन दुनिया में ले जाती है, जहां एक बार मानव बुद्धि के संरक्षण और उन्नति के लिए उच्च उम्मीदें थीं। हालांकि जैसे जैसे समय की रेत नीचे गिरती है, एक चिंताजनक बदलाव आता है। मानव संज्ञानात्मक कौशल कम होने लगता है, जैसे लुप्त होती रोशनी में एक बुझता हुआ अंगारा। उभरते संकट के बीच लोग समाधान के लिए वैज्ञानिक दिग्गजों की ओर उम्मीद से देख रहे हैं, अपनी तरह की घटती बौद्धिक क्षमताओं की रक्षा के लिए एक दृढ़ हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं। फिर भी उन्हें बहुत निराशा हुई। वैज्ञानिक दिमाग जो कभी ज्ञान और प्रगति की खोज के लिए पूजनीय थे, उन्होंने अपना ध्यान अधिक तुच्छ कार्यों की ओर मोड़ दिया है। मौजूदा गंभीर चिंता का समाधान करने के बजाय वैज्ञानिक समुदाय बाल बढ़ाने के उपाय और यौन शक्ति बढ़ाने जैसी तुच्छ प्रगति की खोज में व्यस्त पाया जाता है। मूल मुद्दे की यह चिंताजनक उपेक्षा समाज के ताने बाने में स्तब्ध कर देती है और अंततः एक भयावह पतन की पृष्ठभूमि तैयार करती है। जैसे जैसे सदियां बीतती हैं, इस उपेक्षा के परिणाम बहुत अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, जिससे मानव परिदृश्य में चौंकाने वाला परिवर्तन होता है। 500 वर्षों में पहचान का सार और बौद्धिक कौशल की क्षमताएं अपने पूर्व स्वरूप की छाया में सिमट कर रह गईं, जिससे एक ऐसी आबादी पीछे रह गई जिससे उनकी मानसिक कुशलता छीन ली गई। वे उन परिभाषित गुणों से रहित हो गए जो उन्हें एक संपन्न प्रजाति के रूप में अलग करते थे। वर्ष 2505 दर्शाता है कि कैसे मनुष्य कचरे की समस्या जैसे बुनियादी मुद्दों को भी संबोधित करने में असमर्थ हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर बिखरे पड़े हैं और इंसानों में इस कचरे को संभालने की बौद्धिक क्षमता का अभाव है। एक दृश्य में एक कार कूड़े के ढेर पर कूड़ा डालती है, जो अचानक पहाड़ी से नीचे की ओर फिसलने लगती है और जो और रीटा के सोने के कक्षों को अपने साथ ले जाती है। जो का शयन कक्ष एक ऐसे व्यक्ति की खिड़की से टकराता है जो खाना खा रहा है और फिल्म देख रहा है। जो चैम्बर से बाहर आता है और उस आदमी से पूछता है कि क्या वे बेस पर हैं। वह आदमी असमंजस के साथ जवाब देता है और जो को घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद जो की नजर बट फकर्स नाम की एक दुकान पर पड़ती है, जिसमें अंदर बच्चे हैं, जिसे वो चौंक जाता है क्योंकि यह भाषा उनके लिए उपयुक्त नहीं है।
जो कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करता है, लेकिन उनकी अभद्र भाषा और अनैतिक व्यवहार से वो दंग रह जाता है। उनके असभ्य आचरण और भाषण ने जो को बहुत निराश किया। जो अपने परिवेश को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है, अस्पताल जाने का फैसला करता है, यह मानते हुए कि वह स्लीपिंग चैम्बर के कारण मतिभ्रम का अनुभव कर रहा है। हालांकि वह अस्पताल के चारों ओर गंदगी और कचरा देखकर हैरान है। जब वो नल से पानी पीने की कोशिश करता है तो उसकी जगह इलेक्ट्रोलाइट निकलता है। एक आदमी से साफ पानी मांगने पर उसे बताया जाता है कि यह शौचालय से मिलेगा। जो इस बात से हैरान है कि लोग शौचालय से पानी पी रहे हैं। फिर वह अपनी स्थिति समझाने के लिए दूसरे डॉक्टर की तलाश करता है। डॉक्टर जो को 3 छड़े देता है, एक उसके मुंह के लिए, एक उसके कान के लिए और एक उसके बट के लिए। जो इस विचित्र व्यवहार और लोगों के निम्न बौद्धिक स्तर से हैरान है। इसके बावजूद वो डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए एक रॉड मुंह में और एक कान में डाल लेता है। डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि मुंह में रॉड बट के लिए थी। जो संकट में भाग जाता है और इलेक्ट्रोलाइट पानी से अपना मुंह धोता है। वो डॉक्टर के पास लौटता है और समझाता है कि उसे सेना द्वारा कुछ दवाएं दी गई होंगी, क्योंकि उसे अजीब दृश्य और अजीब शब्द सुनाई दे रहे हैं। वो डॉक्टर से कुछ दवा मांगता है ताकि वह सेना में वापस लौट सके। साधारण कपड़े पहने डॉक्टर हंसने लगता है और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जो को स्कैनिंग के लिए अपनी उंगली मशीन में डालने के लिए कहता है। जो को पता चलता है कि यह वर्ष 2505 है, जबकि वह 2005 में शयन कक्ष में प्रवेश करता है, जिसका अर्थ है कि 500 वर्ष बीत चुके हैं। चिंतित होकर वो खिड़की से बाहर देखता है और इमारत के विनाश और कूड़े के ढेर जैसी चीजें देखता है। जब डॉक्टर को पता चलता है कि जो के पास कोई टैटू नहीं है, तो वो चिल्लाता है कि वो स्कैन करने योग्य नहीं है। जो दौड़ना शुरू कर देता है और समझने लगता है कि वह एक ऐसी सदी में है जहां अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है और लोगों में बौद्धिक क्षमताओं की कमी है। पुलिस जो को गिरफ्तार करती है और उसे अदालत में ले जाती है, जहां वही व्यक्ति जिसकी खिड़की जो के सोने के कक्ष में घुसी थी, उसके वकील के रूप में कार्य करता है। जो पर 2 गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अस्पताल का बिल न चुकाना और टैटू न बनवाना। जो को उम्मीद है कि वकील उसका समर्थन करेगा, लेकिन वकील उसके खिलाफ बोलता है और उस पर उसके घर में घुसने और उसके टीवी समय में बाधा डालने का आरोप लगाता है। जब जो बोलने की कोशिश करता है तो वकील समेत सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जो को उसके हाथ पर टैटू बनवाने के लिए एक मशीन के पास ले जाया जाता है। ये पूछे जाने पर कि क्या प्रदर्शित नंबर उसका है, जो झिझकता है और मशीन उसके नाम के रूप में नॉट श्योर का लेबल लगा देती है। फिर उसका IQ जांचने के लिए उसे दूसरी मशीन में ले जाया जाता है और वो सभी सवालों के सही जवाब देता है। अंत में उसे जेल भेज दिया जाता है, जहां से वो भागने में सफल हो जाता है। रीता भी शयन कक्ष से निकलती है और अपने वेश्यावृत्ति के काम में वापस चली जाती है। उसे एहसास होता है कि यहाँ के लोग नासमझ हैं, इसलिए वो उनके पैसे ले लेती है और उन्हें भेज देती है। फिर ध्यान जो पर लौटता है, जो अपने वकील के घर जाता है और सब कुछ समझाता है। वह पूछता है कि क्या वकील टाइम मशीन के बारे में जानता है, जिस पर वकील सकारात्मक जवाब देता है। जो ने उससे मदद का अनुरोध करते हुए उसके खाते में पर्याप्त धनराशि जमा करने के लिए 500 वर्ष पीछे की यात्रा करने की पेशकश की। वकील सहमत हो जाता है और जो को अपनी कार में टाइम मशीन तक ले जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात रीता से होती है और वे उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। वे समय यात्रा के लिए मशीन कक्ष में दाखिल हुए, लेकिन पुलिस को जो की उपस्थिति के बारे में पता चल गया। वकील बिना किसी परेशानी के भाग निकला और रीता वॉशरूम में छिपकर सुरक्षित रही। हालांकि जो एक बार फिर पुलिस हिरासत में था, लेकिन इस बार उसे व्हाइट हाउस ले जाया गया। वहां उन्हें बताया गया कि उन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि जेल में रहने के दौरान उन्होंने सभी सवालों के सही जवाब दिए थे। राष्ट्रपति, जो न केवल पूर्व स्मैकडाउन चैंपियन और पोर्न स्टार हैं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं। उनका रूप, बोलने का ढंग और उनके बारे में सब कुछ काफी हास्यास्पद है। वह राष्ट्र को संबोधित करते हुए नॉट श्योर नाम के एक व्यक्ति की मदद से फसल संबंधी मुद्दों को हल करने का वादा करता है, जिसे वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताता है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का संकल्प लिया। राष्ट्रपति भवन में जो को सभी औपचारिक प्रोटोकॉल दिखाए गए। वह वकील से टाइम मशीन के स्थान के बारे में पूछता है और वकील उसे बताता है कि टाइम मशीन संग्रहालय में है। जो ने घोषणा की कि वे फसलों की जांच करने के लिए पास के संग्रहालय भूमि का दौरा करेंगे। वह अपने समय पर लौटने के इरादे से रीता को फोन करता है।
वकील उसे टाइम मशीन को एक नक्शा देता है और जो उसे देखकर रोमांचित हो जाता है। जैसे ही वे भागने की तैयारी करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि नक्शा एक मूर्खतापूर्ण चित्रण के अलावा और कुछ नहीं है। जो को पता चलता है कि फसलें नहीं बढ़ने का कारण ये है कि लोग पानी के बजाय स्पोर्ट्स ड्रिंक का उपयोग कर रहे हैं। वह अधिकारियों को इसके बजाय फसलों को पानी देने की सलाह देता है, जिससे तीखी बहस हो जाती है। अधिकारी पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन लंबी चर्चा के बाद वे जो के प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। इस बीच एनर्जी ड्रिंक प्लांट का मालिक हिंसक हड़ताल के लिए उकसाता है क्योंकि कई लोगों की नौकरी चली गई है। अधिकारी अराजकता के लिए जो को दोषी ठहराते हैं और उसे मौत की सजा देते हैं। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जो को बीफ सुप्रीम के शक्तिशाली बुलडोजर का सामना करने वाली एक छोटी कार में रखा गया था, जिससे अस्तित्व की लड़ाई छिड़ गई। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए जो सभी को मात देने और विजयी होने में कामयाब रहा। इस बीच रीता और वकील ने जो फसल बोई थी उसमें छोटे छोटे पौधे उगते हुए देखे। वकील ने अपने कैमरामैन को बुलाया और पौधों की लाइव फुटेज प्रसारित की गई, जिससे राष्ट्रपति और लोगों में खुशी और उत्साह आया। जो की जान बच गई और उन्होंने संग्रहालय की टाइम मशीन का उपयोग करके अपने समय पर लौटने का सुझाव दिया, लेकिन रीटा ने मना कर दिया। उन्हें स्टारबक्स के सीईओ के रूप में समुदाय में सुधार करने का एक उद्देश्य मिला। जनता के आग्रह पर जो ने राष्ट्रपति के अनुरोध पर उपराष्ट्रपति के रूप में रहने और सेवा करने का निर्णय लिया। बेहतर मानवता का संकल्प लेते हुए उन्होंने रीता से शादी की और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यह एक उज्जवल भविष्य के वादे और आशा से भरा सुखद अंत था। जो खुद को भविष्य को नया आकार देने की क्षमता के साथ अधिकार की स्थिति में ऊंचा पाता है। रीता और कुछ अन्य लोगों सहित अपने सहयोगियों के समर्थन से वह सदियों से चली आ रही बौद्धिक गिरावट से हुई क्षति को कम करने के लिए अथक प्रयास करता है। साथ में वे आलोचनात्मक सोच को पुनर्जीवित करने और सामाजिक गिरावट को उलटने का प्रयास करते हैं, जिससे मानवता के लिए एक उज्जवल, अधिक बुद्धिमान भविष्य की आशा की किरण दिखाई देती है। रीता और कुछ समर्पित व्यक्तियों के समर्थन से उन्होंने आबादी के भीतर बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान कौशल को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से पहल शुरू की। नवीन नीतियों और शिक्षा सुधारों के माध्यम से वह बौद्धिक जिज्ञासा की एक नई भावना पैदा करते हैं और ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित करते हैं। एक परिवर्तित समाज को धीरे धीरे सीखने और उन्नति की संस्कृति को अपनाते हुए दिखाया गया। दृश्यों में व्यस्त छात्रों से भरे स्कूलों, पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए समुदायों के एक साथ आने और नवाचार और प्रगति पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने को दर्शाया गया है। जो का अटूट दृढ़ संकल्प और रीटा का अटूट समर्थन मानव आत्मा के लचीलेपन और उसकी मुक्ति और विकास की क्षमता का प्रतीक बन जाता है। फिल्म का निष्कर्ष मानव सभ्यता के पथ को आकार देने में बौद्धिक जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच के महत्व की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इन गुणों को पोषित करने के महत्व को रेखांकित करता है।